यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइवा वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पराग कणों का निर्माण कहाँ होता है? तो पराग कणों का निर्माण पुष्प के परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। यानी जो फूल होता है, फ्लावर होता है, उसमें जो परागकोश होते हैं, परागकोशों के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। और कब? तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद। फिर अगला प्रश्न है, पराग कण के चारों ओर कितनी भित्तियां होती हैं? अगर एक पराग कण को देखा जाए तो उसके चारों ओर कितनी लेयर होती हैं? तो 2 लेयर होती हैं, एक बाह्य चोल, दूसरी अंतःचोल। इसलिए कहा गया है पराग कण के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जिसे बाह्य चोल या एक्साइन कहा जाता है, और एक पतली भित्ति होती है जिसे अंतःचोल कहा जाता है। तो 2 हो जाएंगी। फिर अगला प्रश्न है, पराग नलिका पराग कण के किस भाग से विकसित होती है? तो पराग नलिका जो विकसित होती है तो पराग कण के अंतः भाग से या अंतः भित्ति से विकसित होती है। अगला प्रश्न है, पराग नलिका के शीर्ष पर क्या होता है? पराग नलिका के शीर्ष पर एक नलिका केंद्रक तथा एक जनन केंद्रक होता है। मैंने आप लोगों को जब वीडियो फुल बताया था पराग नलिका पर या पराग कोश पर, तो उसमें आप लोगों को समझाया था कि पराग नलिका जब बनती है तो उसमें 2 केंद्रक होते हैं, एक नलिका केंद्रक यानी नलिका को बढ़ाने वाला वृद्धि केंद्रक कहलाता है, और एक जनन केंद्रक होता है जिसे जनन कोशिका यहाँ पर लिखा गया है। फिर अगला प्रश्न है, जनन कोशिका का क्या कार्य है? तो इसमें 2 नरयुग्मकों का निर्माण होता है। जनन कोशिका का क्या कार्य होता है? इसमें 2 नरयुग्मक इससे बनते हैं। फिर अगला प्रश्न है, पुष्प में पराग कणों का अंकुरण कहाँ होता है? पुष्प में पराग कण कहाँ अंकुरित होते हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पुष्प में पराग कणों का अंकुरण वर्तिकाग्र पर होता है। जब फूल की संरचना आपको बताया था उसमें समझाया था। अगर आप लोग फ्लावर स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो पुष्प में पराग कणों का अंकुरण कहाँ होगा? वर्तिकाग्र पर होगा। वर्तिकाग्र पर चिपचिपा सा लसलसा सा पदार्थ होता है, रोए होते हैं, उसी में पराग कण जाकर के फंस जाते हैं और अंकुरित होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, पराग अंकुरण के बाद पराग नली का वृद्धि मार्ग क्या कहलाता है? जो अंकुरित हो जाता है तो पराग नली बनती है, पराग नली किसके माध्यम से जाती है? तो वर्तिका के माध्यम से। ऊपर वर्तिकाग्र होता है, फिर जो नीचे डंडी नुमा होती है उसे वर्तिका कहा जाता है, और फिर अंडाशय में पहुंचता है। इस तरह से जाता है। फिर अगला प्रश्न है, बालू मिट्टी में किस प्रकार के पौधे उगते हैं? यानी बलुई मिट्टी जो होती है उसमें किस प्रकार के पौधे उगते हैं? तो बालू मिट्टी में छोटे मरुस्थलीय पौधे उगते हैं, ये भी दूर दूर रहते हैं। यानी मरुस्थलीय पौधे, क्योंकि वहां पर पानी की कमी है इसलिए मरुस्थलीय पौधे उगेंगे, क्योंकि बालू में पानी की कमी ही होगी। फिर अगला प्रश्न है, समोद्भिद पौधों की संख्या किस मिट्टी में अधिक होती है? समोद्भिद पौधों की संख्या बताना है किस मिट्टी में अधिक होती है? तो समोद्भिद पौधों की संख्या चिकनी दोमट मिट्टी में अधिक होती है। यानी क्ले लोम जो होता है उसमें इन पौधों की संख्या अधिक होती है। यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि समुद्री पौधे क्या होते हैं, कहाँ पर उगते हैं, तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, और मरुस्थलीय पौधों पर भी अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एलिलोपैथी क्या है? एलिलोपैथी किसे कहते हैं? तो कुछ पौधों द्वारा स्रावित पदार्थ इनके समीप उगने वाले पौधों की वृद्धि को रोक देते हैं, उसे ही एलिलोपैथी कहा जाता है। यानी पौधों की वृद्धि को रोकने का एक पदार्थ होता है जिसे एलिलोपैथी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मरुद्भिद पौधों के उदाहरण हैं, यानी ऐसे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं। ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनको जो उस जगह पर उगते हैं जहां पर पानी की कमी होती है? तो नागफनी, मदार, यूफोर्बिया, पीली कटेली आदि ये हैं जो मरुद्भिद पौधे होते हैं या मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं। तो नागफनी के बारे में आपको पता रहा होगा, आगे याद कर लीजिए। मदार, यूफोर्बिया, पीली कटेली कोई भी पूछा जा सकता है, आप इनमें से बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? खेती करने के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? प्रश्न पूछा जा सकता है। तो खेती के लिए दोमट या लूम उपयुक्त होती है। दोमट मिट्टी या लूम मिट्टी आप कह सकते हो, क्योंकि यह बालू और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होती है, इसलिए ये खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, सहजीवन का उदाहरण बताइए। तो मटर के पौधे तथा उनकी जड़ों में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु सहजीवन का अच्छा उदाहरण। यानी जो राइजोबियम जीवाणु होता है ये सहजीवी जीवाणु होता है। ये मटर के पौधे में या जो दलहनी पौधों की जड़ें होती हैं उनमें उपस्थित होता है, जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है,
पीएच क्या है? तो पीएच वास्तव में किसी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करने का मात्रक होता है और इसका पूरा नाम आपको बता दें, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी यह हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो पीएच क्या है? वास्तव में है क्या? तो अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करने का एक मात्रक है और इसका पूरा नाम पूछा जाए तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है और करता क्या है? यह हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर ये निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा कहाँ पाया जाता है? हाइड्रा, तो हाइड्रा अलवणीय जल में पाया जाता है। ऐसा जल जो अलवणीय होता है, लवणीय नहीं होता है, नमकीन नहीं होता है, ऐसे जल में हाइड्रा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अलवणीय पानी में पाए जाने वाले 2 शैवालों के नाम बताइए, यानी ऐसे शैवाल जो अलवणीय जल में पाए जाते हैं। तो स्पाइरोगायरा और वालवॉक्स, ये 2 शैवाल हैं जो अलवणीय जल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ एक कोशिकीय जंतु जो अलवणीय पानी में पाए जाते हैं, नाम बताइए। यानी अब एक कोशिकीय जीवों के नाम बताने हैं जो अलवणीय जल में पाए जाते हैं। तो अमीबा और कालेप्स, पैरामीशियम आदि जो एक कोश के जीव होते हैं, ये अलवणीय जल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, समष्टि से क्या अभिप्राय है? तो समष्टि पर अभी मैंने जल्द ही बड़ा सा वीडियो अपलोड किया है। यदि आप लोग जानना चाहते हैं समष्टि क्या है और इसके कौन कौन से भाग होते हैं, क्या गुण हैं, तो पूरी जानकारी मैंने उसमें दी है, जाकर के देख सकते हैं। तो समष्टि से क्या अभिप्राय होगा? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक ही जाति के सदस्यों का समूह समष्टि कहलाता है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक ही जाति के जो सदस्यों का समूह होता है उसे ही समष्टि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैवीय समुदाय से क्या अभिप्राय है? यानी बायोटिक कम्युनिटी किसे कहा जाता है? तो एक ही वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों के विभिन्न जाति समूह जैवीय समुदाय या बायोटिक कम्युनिटी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, समष्टि एवं समुदाय में क्या अंतर है? यानी एक प्रमुख अंतर बताना है। तो एक ही जाति के सदस्यों का समूह समष्टि कहलाता है। अभी मैंने बताया था आपको, एक ही जाति के सदस्यों का समूह समष्टि कहलाता है, जबकि समुदाय में पौधों व जंतुओं की विभिन्न जातियां पाई जाती हैं। यानी पौधे भी और जंतु भी, इनकी विभिन्न जातियां, अलग अलग प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। ये हो गया समुदाय। और समष्टि क्या है? एक ही जाति के सदस्य होंगे, तो ऐसे समूह को समष्टि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? यानी सेल डिवीजन किसे कहा जाता है? वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो मात्र कोशिका से संतति कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका विभाजन कहा जाता है। यानी एक मात्र कोशिका से 2 कोशिकाएं जब बनती हैं, या कह लीजिए कि एक कोशिका से जब 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उसे ही कोशिका विभाजन कहा जाता है। संतति कोशिका यानी डाटर सेल जो बनती है, एक कोशिका से 2 कोशिका बनी, उन्हें संतति कोशिका या डाटर सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? यानी माइटोसिस डिवीजन कहाँ पर होता है? तो समसूत्री विभाजन प्राणियों में वृद्धि भागों की कोशिकाओं में होता है। तो समसूत्री विभाजन अथवा माइटोटिक डिवीजन कहाँ होगा? वृद्धि भागों में, जहाँ पर कोशिकाएं वृद्धि करती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, विभाजन होता रहता है, वहां पर समसूत्री विभाजन पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, गुणसूत्र किस स्टेन से रंग ग्रहण करते हैं? यानी ऐसा कौन सा स्टेन है जिससे रंगा जाता है? तो गुणसूत्र एसिटोकार्मीन से गहरा लाल स्टेन लेते हैं। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? जो समसूत्री विभाजन है, माइटोटिक डिवीजन है, इसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका? तो समसूत्री विभाजन से प्राणियों में वृद्धि होती है, क्योंकि ये विभाजन ही वृद्धि वाला है, इसलिए इससे प्राणियों में वृद्धि होती है, उनका शरीर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? अब याद रखेंगे आप, समसूत्री विभाजन में 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, तो बताएंगे समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। अगला प्रश्न है, प्याज के मूलाग्र को समसूत्री कोशिका विभाजन के लिए क्यों चुना जाता है? ये प्रैक्टिकल मैंने लिखवाया है इंटर में आप लोग प्रैक्टिकल इसको लिख भी सकते हैं। तो प्याज के मूलाग्र को समसूत्री कोशिका विभाजन के लिए क्यों चुना गया? क्योंकि इसमें जो कोशिकाएं होती हैं उनको पृथक करना आसान है, कोशिका विभाजन को अच्छी तरह से देखा जा सकता है, इसीलिए प्याज के मूलाग्र को चुना गया। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए
प्याज के मूलाग्र शीर्ष को किस समय एकत्रित किया जाता है? प्रातः काल 6 से 7 बजे के करीब, यानी सुबह सुबह इसको एकत्रित किया जाता है। किसको? तो समसूत्री विभाजन के लिए प्याज के मूलाग्र को। फिर अगला प्रश्न है, मूलाग्र शीर्ष को काटकर फॉर्मेलिन एसीटो अल्कोहल में क्यों स्थिर रखा जाता है, यानी FAA में क्यों रखते हैं? तो इसे मूलाग्र शीर्ष की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। इसमें रखने से क्या होता है कि जो मूलाग्र शीर्ष की कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो मर जाती हैं, मृत हो जाती हैं और उनमें विभाजन दशा उसी अवस्था में रुक जाती है। इसीलिए इसे FAA या फॉर्मेलिन एसीटो अल्कोहल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रावस्था में गुणसूत्र कोशिका के मध्य में व्यवस्थित होते हैं? तो मध्यावस्था प्रावस्था में, यानी मेटाफेज स्टेज में गुणसूत्र कोशिका के मध्य में व्यवस्थित होते हैं, बीच में आते हैं या सेंटर प्लेट पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चावस्था या पश्चावस्था प्रावस्था की विशेषताओं को बताइए। बता दें कि यदि आप लोग कोशिका विभाजन में चाहे द्विसूत्री विभाजन हो, चाहे समसूत्री विभाजन हो जानना चाहते हैं, चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो, तो सभी विभाजन के अलग अलग वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड हैं। आप लोग जाकर के फुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझाया, समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न है, पश्चावस्था प्रावस्था की विशेषता। तो पश्चावस्था प्रावस्था या इसे एनाफेज स्टेज कहा जाता है में संतति गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, यानी अलग अलग विपरीत ध्रुवों पर इकट्ठा हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड्स जिसको कहा जाता है, अर्ध गुणसूत्र क्या है? तो प्रत्येक गुणसूत्र 2 सूत्रों का बना होता है, जिन्हें अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है, यानी हर एक गुणसूत्र 2 सूत्रों का बना होता है, जिसे ही अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र परस्पर कहाँ जुड़े होते हैं? एक गुणसूत्र जो है उसके दोनों अर्ध गुणसूत्र कहाँ जुड़ते हैं? तो सेंट्रोमियर पर जुड़ते हैं। मैंने जब गुणसूत्र वाला आपको वीडियो समझाया था, गुणसूत्र के बारे में बताया था, तो उसमें बताया था सेंट्रोमियर क्या है। यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो सेंट्रोमियर क्या है, गुणसूत्र बिंदु क्या है, अर्ध, पूरी जानकारी आपको मेरे गुणसूत्र वाले वीडियो से मिल जाएगी, चैनल से जाकर के देख सकते हैं। तो दोनों अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु अथवा अंग्रेजी में कहें सेंट्रोमियर पर आपस में जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, सूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र अधिक साफ दिखाई देते हैं? यानी ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें गुणसूत्र बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं? तो मध्यावस्था या मेटाफेज में गुणसूत्र एकदम स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, सूत्री विभाजन की पश्चावस्था में अर्ध गुणसूत्र की आकृति के दिखाई देते हैं, किस आकृति के दिखाई देते हैं? तो सूत्री विभाजन की पश्चावस्था में अर्ध गुणसूत्र या गुणसूत्र V, U या L आकार के दिखाई देते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सबसे कम अवस्था किस अवस्था की होती है? यानी सबसे कम समय किस अवस्था में लगता है? तो पश्चावस्था या एनाफेज में सबसे कम समय लगता है, यानी एनाफेज स्टेज में बिल्कुल कम अवधि लगती है, थोड़ा ही समय लगता है। फिर अगला प्रश्न है, केंद्रक विभाजन के अंतिम अवस्था का नाम बताइए। यानी ऐसी अवस्था का नाम जिसमें केंद्रक विभाजन होता है, तो अंत्यावस्था में केंद्रक का विभाजन होता है। अगला प्रश्न है, मानव में लार कहाँ उत्पन्न होती है? तो मानव में मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथियों के द्वारा लार उत्पन्न होती है, यानी जो सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा लार निकलती है। अगला प्रश्न है, भोजन में स्टार्च की प्रमुख स्रोत क्या हैं? गेहूं, चावल, आलू, मक्का आदि स्टार्च के प्रमुख स्रोत होते हैं।